तो इसको मैंने बताया था। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। कल जो मैंने बताया था कल की क्लास में, इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। एक मिनट। तो लास्ट क्लास में किसी को डाउट है ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में बताया था, है ना। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो आगे बढ़े बेटा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। तो इससे पहले जितना भी चीज़ें था बता दिया मैंने कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है। आवाज़ तो सुनाई दे रहा है सबको? स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना मेरा? कोई नहीं बोल रहा है। यस सर। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो क्लास 11 में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे रिप्रेजेंट करते हो उसके अलग अलग मेथड्स बताए गए थे, है ना। जैसे बॉन्ड लाइन डायग्राम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, साहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्शन फार्मूला था, जैसे तुमने पढ़ा होगा, है ना, फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन हम लोग एक बार दोबारा देखेंगे। कुछ लोग नहीं पढ़े, कुछ लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है। और एक है थ्री डी रिप्रेजेंटेशन। तो थ्री डी रिप्रेजेंटेशन बता दिया गया है, इसको दोबारा देख लेंगे। थ्री डी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जो मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तुम्हें मालूम है कि अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन टेट्राहेड्रल होता है। ये जो कार्बन है यहाँ पर जो दिख रहा है, ये कार्बन टेट्राहेड्रल कार्बन है। ठीक है। तो जो भी एटम या मॉलिक्यूल अगर उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है तो वो प्लेनर नहीं होगा, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल शेप में एग्जिस्ट करेगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो रेड लाइन है ना, और ये जो डैश लाइन है, तो रेड और डैश लाइन इस प्लेन में नहीं है। जिस प्लेन में मॉलिक्यूल है उस प्लेन में नहीं है ना। जो डैश डैश कहाँ बेटा है? बिहाइंड या बैकवर्ड। ठीक है। तो तुम बोल सकते हो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। जो डैश लाइन यहाँ देखो, जो वेज लाइन है, वेज लाइन क्या है बेटा? बॉन्ड कमिंग फॉरवर्ड इन फ्रंट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है। और अगर इस तरह से सॉलिड लाइन बना हुआ है, ये सॉलिड लाइन क्या होगा बेटा? बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है। तो ये तुम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, मैंने दोबारा बता दिया। ठीक है। और अगर कोई कायरल कार्बन है तो उसको इस तरह से स्टार से रिप्रेजेंट करोगे, एस्टेरिस्क को बोलते हैं इसको। स्टार से इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे तो स्टार शोज कायरल कार्बन, एक कार्बन विथ फोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। तो जितने भी लाइन, हर एक लाइन के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। तो सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड विच आर इन द प्लेन ऑफ पेपर। वेज शेप्ड लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड्स गोइंग टुवर्ड्स द व्यूअर। डैश लाइन रिप्रेजेंट्स बॉन्ड गोइंग अवे फ्रॉम व्यूअर। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो सबको मालूम होना चाहिए, काफी बेसिक चीज है थ्री डी रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन स्पेलिंग ध्यान देना बेटा। ठीक है। यहाँ पर जो स्पेलिंग है, यानी यहाँ पर तो स्मॉल सी है, यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है। कुछ लोग फिश वाला फिशर लिख देते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना यहाँ पर। तो फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है? तो जो फिशर प्रोजेक्शन है वो एक्चुअली 2D रिप्रेजेंटेशन है 3D मॉलिक्यूल का। ठीक है।
ये जो 3D मॉलिक्यूल, इसी को तुम 2D में, 2 डायमेंशनल पेपर में रिप्रेजेंट करोगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी रिप्रेजेंटेशन को फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन में 2 लाइन होती है, एक होता है वर्टिकल लाइन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। 2 टाइप का लाइन होता है। जो वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है बेटा, ये तुम्हारा होगा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ठीक है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर के साइड ये होगा। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है। और जहां पर ये दोनों लाइन कट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहां पर दोनों कट करेंगे, वो जो तुम्हारा क्रॉस सेक्शन पॉइंट है वो होगा कार्बन। ठीक है, ये तुम्हारा कार्बन होगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एसिमेट्रिक कार्बन एटम को तुम क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे, जहां पर कट करेगा वो होगा कार्बन। और 2 लाइन होगा बेटा, एक होगा वर्टिकल, दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो बस इतना सा फिशर प्रोजेक्शन है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फिशर प्रोजेक्शन is thus a planar representation of 3 dimensional structure. By convention, the following points are followed in writing the Fisher formula. The carbon chain in the compound is arranged vertically with the most oxidized carbon at the top. The asymmetric carbon atom is the paper plane and is represented at the intersection of crossed line. तो इसको बेटा नोट कर लोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो अभी मैं इसका एक एग्जांपल करा देता हूँ, ताकि तुम्हें क्लियर दिखाई दे कि कैसे ये 3D से 2D में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ऊपर है, यहाँ पर मैंने लिखा है, इसी एक को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, इस मॉलिक्यूल में लेता हूँ। ठीक है, अगर ये ओपन होता है तो दिखा देते हैं। तो इतना समझ में आ गया। ये है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ, वर्टिकल लाइन आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट बॉन्ड गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दैट इज ग्रुप अटैच्ड टू द वर्टिकल लाइंस आर अंडरस्टूड टू बी रिप्रेजेंटेड बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द बॉन्ड टुवर्ड्स, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ये मैंने उल्टा लिख दिया क्या, हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट्स बॉन्ड कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये होगा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये होगा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स बॉन्ड कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, that is group attached to horizontal lines are understood to be present above the plane of the paper. Some Fisher precision are given below. तो यहाँ पर देखो दिखाया गया है ना। तो ये वेज डैश में दिखाया गया है। तो डैश मतलब क्या हुआ बेटा, डैश मतलब हुआ अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो ऊपर का जो CH3 और नीचे का जो CH3COOH है, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, डैश लाइन में है। H और OH टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन लिया गया। यहाँ तुम अगर तुम टॉर्च चलाते हो, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर टॉर्च चलाते हो तो टॉर्च से तुम्हें इसका प्रोजेक्शन दिखाई देगा। तो ये जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये होता है फिशर प्रोजेक्शन। और यही पे देखो बेटा, यहाँ पर CH3 डैश में है, COOH नीचे है, OH इस साइड है, H इस साइड है। इसका तुमने प्रोजेक्शन लिया तो ये पीछे बन गया प्रोजेक्शन। तो ये दोनों एक्चुअली है क्या बेटा, एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, तो मिरर इमेज क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, कोई ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हो तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का मिरर इमेज क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का मिरर इमेज क्या होगा। हिमांशु पढ़ा था बेटा, हिमांशु, ध्रुव। यस सर, यस सर। हाँ, तो क्या होते हैं दोनों में, क्या रिलेशन है बेटा सर? ऑप्टिकली एक्टिव दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन बेटा, क्या रिलेशन है सर? एक दूसरे के, हाँ, इनैक्सियोमर होते हैं। ठीक है, और सुपर इम्पोजेबल नहीं है एक दूसरे के ऊपर।
ठीक है। तो इसका अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। तो ऑप्टिकली Yes, sir. एक्टिव मॉलिक्यूल का मिरर इमेज उसका इनेंसियोमर होगा। ठीक है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है तो उसका मिरर इमेज हमेशा इनेंसियोमर होगा, याद रखो। अगर ऑप्टिकली इलेक्टिव मॉलिक्यूल है तो उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होगा। तो तुमने इस तरह से कोई मॉलिक्यूल इस तरह से बना दिया, ये OH हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर भी H है, और ये CH3। अगर तुम इसका मिरर इमेज बनाओगे, इसका जो मिरर इमेज होगा वो सुपर इम्पोजिबल होगा। ठीक है, इसका जो मिरर इमेज यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर H होगा, ये जो मिरर इमेज तुमने बनाया है ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा। ठीक है, याद रखो। सर ये केवल सही मिरर ऑप्टिकली इमेज नहीं बनाएंगे, OH पहले। क्या बेटा? सर सुपर इम्पोजिबल कैसे हो जाएगा ये? हाँ, याद रखो, ये तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, इनएक्टिव, पहले ये बताओ, ये जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, ये बताओ। सर एक्टिव है। एक्टिव। नहीं, इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे कोई जो कार्बन है, कार्बन के साथ दो सिमिलर ग्रुप अटैच्ड है ना, H यहाँ पर भी, H यहाँ पर भी। इसका मतलब ये जो कार्बन है, कार्बन क्या होगा बेटा? एक कायरल कार्बन है। एक कायरल होगा कि नहीं? ये सर एक आयरल है। एक कायरल मतलब क्या हुआ? ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया ना। यस सर। तो ये जो मॉलिक्यूल है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज होगा वो सुपर इम्पोजिबल होगा। तो ये जो मिरर इमेज है सुपर इम्पोजिबल है, इसको सुपर इम्पोज कराओगे, इसको बनाना पड़ेगा। देखो क्या होगा कि देखो मैं यहीं पर प्लेन पर ही बना रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पेस ले लूँ। तो कैसे सुपर इम्पोजिबल होगा इसको दिखाने में मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, देखना ध्यान से, ठीक है। तो ओके सर। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ये दिखाना है कि ये दोनों मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया है इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये H हो गया, ये OH हुआ, यहाँ पर H हुआ, यहाँ पर CH3 हो गया। ठीक है, इसका मिरर इमेज तुमने बना लिया। मिरर इमेज ये है, जो पास वाला है पास में बनेगा OH, ठीक है, दूर वाला दूर बनेगा HCH3। तो ये तो हो गया फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसका बनाएंगे 3D वाला। 3D मतलब वेज डैश। तो वेज डैश मतलब जो वर्टिकल लाइन क्या होगा बेटा? वर्टिकल लाइन क्या होता है बताओ? देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन क्या है? वर्टिकल लाइन डैश है कि नहीं? डैश है, तो वर्टिकल लाइन में डैश बना दे रहा हूँ, डैश। ठीक है, वर्टिकल लाइन तुम्हारा डैश हो गया, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वेज होगा। इस तरह से वेज बना दिया, थोड़ा सा अच्छा से वेज नहीं बन रहा मुझसे, तो जैसा बन रहा वैसा ही मैंने बना दिया। ठीक है, CH3। अब इसका मिरर इमेज बनाओ। तो इसका मिरर इमेज इस तरह से बनेगा, ये कार्बन हो गया, ये हो गया, यहाँ पर क्या होगा बेटा? दूर वाले दूर बनेगा तो H होगा, ये OH है यहाँ पर, तो OH। ठीक है, ऊपर H होगा और नीचे CH3। ठीक है, दिख रहा है बेटा यहाँ पर मिरर इमेज? तो अब तुम्हें ये दिखाना है, अब तुम्हें ये बताना है कि ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होगा? सुपर इम्पोजिबल है। मतलब इसको घुमा फिरा कर देखोगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही दिखाई देगा, कि अलग अलग नहीं होकर एक ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसको दिखाने के लिए क्या करना होगा बेटा कि एक H यहाँ पर है, दूसरा H यहाँ पर राइट साइड होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करो, है ना, तुम्हें क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को देखो, H तो ऊपर है यहाँ पर, अब तुम कुछ इस तरह से इसको रोटेट करो कि OH इस साइड हो जाए, H इस साइड हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं बेटा, इस मॉलिक्यूल को 180 रोटेट कर दो, 180 डिग्री रोटेट करो। ठीक है, तो रोटेट करोगे तो क्या आएगा? जो बाहर निकला हुआ है, देखो ये जो H है यहाँ पर, जो OH है ये वाला OH, ये घूम कर इस साइड आ जाएगा, है ना? यस। तो अब देखोगे कि जो H अंदर है, H तो देखो वर्टिकल ऊपर ही है, लेकिन अंदर की साइड था तो H बाहर तरफ निकल आएगा कि नहीं? जो H अंदर की तरफ था वो H बाहर की तरफ आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। बोलो यस या नो, बोलो। यस ये होगा, ये होगा कि नहीं होगा बेटा?
बोलो, हो रहा Yes, है ना? sir. हाँ। तो लेकिन अभी भी ये जो मॉलिक्यूल है, क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? देखोगे यहाँ पर कि जो H है वो बाहर तरफ निकला हुआ है, यहाँ पर H अंदर की तरफ है। तुम्हें ये करना है कि ये सुपर इम्पोज, मतलब एक दूसरे के ऊपर पूरा का पूरा सुपर इम्पोज हो जाए, बिल्कुल इसी तरह दिखाई दे। तो अब क्या करोगे? देखो H तो बाहर आ गया, है ना? तो अब तुम्हें क्या करना होगा बेटा, इसको इस तरह से रोटेट करो ताकि जो H है, H यहाँ पर आ जाए। जो H यहाँ पर देखो, जो H है, H इस तरह से आ जाए, ठीक है? एच मतलब ये जो एच ये वाला दिख रहा है ना? तो अब इसको क्या करेंगे बेटा, हम लोग इस तरह से कुछ रोटेट करोगे कि जो ये वाला एच है ना, इसको 90 डिग्री रोटेट करो, 90 डिग्री, ताकि यहाँ पर आ जाए, ठीक है? तो 90 डिग्री रोटेट करोगे। देखो तुम्हें देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है ये, यहाँ पर मैं इसको प्लेन में बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? एक मिनट, मैं इसको एक सॉफ्टवेयर में बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि इस तरह से मैं दिखाई नहीं देगा। Yes, sir. मैं एक बार बना देता हूँ, ठीक है? मैं एक ही बार बताऊंगा, बार बार नहीं बना पाऊंगा मैं इसको, क्योंकि टाइम लगता है इसको बनाने में। तो अब मैं बना रहा हूँ बेटा ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है? ये वाला जो मॉलिक्यूल है, देखो ये जो मॉलिक्यूल राइट साइड वाला, ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है? इसको मैं बनाऊंगा और इसको दिखाऊंगा कि ये इसके बराबर है। जो नंबर 1 इसके बराबर, नंबर 2 को मैं बनाऊंगा और नंबर 2 नंबर 1 की तरह दिखाई देगा, Okay, ठीक है? sir. तो देखो यहाँ का कैसे बनाओगे। यहाँ पर तो पहले यहाँ पर तो मैं सिंपल से ड्रॉ कर लेता हूँ एक, ऐसे ही। एच यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, ठीक है? CH3 नीचे है और OH इस साइड है, राइट साइड OH है। तो यहाँ पे मैं OH लगा दे रहा हूँ। दिख रहा है बेटा मॉलिक्यूल? तो इसी तरह से राइट साइड पे दिख रहा है। Yes. इसको मैं बॉन्ड को भी मैं वेज डैश बना देता हूँ ताकि तुम्हें दिखाई दे कि हाँ ये वेज डैश है, ठीक है? तो बोलोगे यहाँ तो सिंपल लाइन बना दिया, यहाँ तो वेज डैश आपने दिखाया था, ठीक है? तो मैं ये वेज डैश भी दिखा देता हूँ कि वेज डैश है ये। ऊपर वाला डैश में है, नीचे वाला भी डैश में है, ठीक है? ये हो गया। अब इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, 3D में देखना हम लोगों को, तो 3D में देख लेते हैं यहाँ पर, 3D। और इसको इस तरह मैंने ओपन कर दिया, ठीक है? हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, मैं इसको हाइड्रोजन लगा देता हूँ यहाँ पर कि हाइड्रोजन दिखाई दे मुझे, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है? तो अब तुम्हें कलर से मालूम चल जाएगा कि जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रेड कलर का है, ठीक है? और ये वाला जो तुम्हें दिख रहा है बॉल, जो मैं अभी गुलाबी कलर का हो गया, ये CH3 हो गया, पूरा पूरा CH3। और ये जो तुम्हें दिख रहा है बेटा अभी को जो पर्पल हुआ है ना, ये तुम्हारा कायरल, जो बीच वाला कार्बन, वो कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो अब तुम्हें इसको उस मॉलिक्यूल तरह तुम्हें रिप्रेजेंट कराना है, ठीक है? तो OH राइट साइड में आना चाहिए, बाहर तरफ निकला हुआ। OH देखो बाहर तरफ निकला हुआ राइट साइड में है। CH3 नीचे की तरफ आना चाहिए, देखो CH3 नीचे है, CH3 नीचे है बेटा। देखो ये जो CH3 है, Yes, sir. कार्बन, Yes, sir. 3 हाइड्रोजन, ठीक है? राइट साइड में देखो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन जो अभी पर्पल हुआ है, ये हाइड्रोजन है। Yes, sir. बाहर तरफ निकला है कि नहीं? बाहर तरफ है हाइड्रोजन, Yes, हाइड्रोजन sir. बाहर तरफ है, ठीक है? OH देखो, OH बाहर तरफ निकला हुआ है, ये रेड वाला OH है, ठीक है? ऑक्सीजन है रेड, Yes. ठीक है? तो OH बाहर तरफ निकला हुआ। ऊपर का जो H है बेटा पीछे है ना, ऊपर का H देखो पीछे है, ऊपर का H। Yes, sir. और Yes, नीचे का sir. CH3 देखो पीछे है कि नहीं? नीचे का CH3 भी पीछे है ना? इसका जो सेकंड मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया है, सेकंड मॉलिक्यूल बिल्कुल फर्स्ट मॉलिक्यूल है, मतलब सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा? Yes, तो sir. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑप्टिकली नहीं, याद रखो, इतना तो मैं करने की जरूरत नहीं है, याद रखो, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल हैज सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है? तो तुम उसका
रिवर्स भी ले सकते हो। जैसे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होगा, जाहिर सी बात है ना, और हम लोगों ने देख भी लिया, ठीक है। तो समझ में आ गया बेटा? समझ में आया या नहीं आया? आगे सर। इस पॉइंट को नोट भी कर लोगे, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मतलब उसका जो मिरर इमेज होगा सेम मॉलिक्यूल होगा, है ना, जिसका मिरर इमेज है वो सेम मॉलिक्यूल, अलग अलग नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया बेटा फिशर प्रोजेक्शन कि किस तरह से वर्क करता है। याद रखो फिशर प्रोजेक्शन में, है ना, जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन पर कार्बन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है, इतना याद रखना, ठीक है। ये 3 मेन पॉइंट है फिशर प्रोजेक्शन का, ठीक बेटा, नोट कर लिया होगा पूरा। आगे चले तो आगे हम लोग पढ़ना है बेटा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जैसे तुमने सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन देखा था, है ना, और तुमने ई-जेड कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में। तो यहाँ पर 2 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना, एक है डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ये 3D नहीं है, डीएल, ठीक है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है आरएस सिस्टम, ठीक है। तो जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल में यूज किया जाता है, जैसे तुम्हारा अमीनो एसिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तो कार्बोहाइड्रेट्स अमीनो एसिड्स में डीएल कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है। तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इसमें OH, ठीक है, जो लास्ट कायरल कार्बन है, लास्ट कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में OH अगर राइट साइड है तो उसको बोलोगे डी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड है तो बोलोगे L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एनेंटियोमर इज रिलेटेड टू ए स्टैंडर्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड्स। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला दिया गया है ग्लिसरॉल्डिहाइड का। तो जो पहला मॉलिक्यूल है ये है प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, और सेकंड मॉलिक्यूल है माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो प्लस का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, कौन सा रोटेशन होगा बेटा, डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा? याद आ रहा है, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी? ये सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो होता है प्लस कॉन्फ़िगरेशन या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, या फिर तुम उसको क्या बोलोगे बेटा, माइनस या लीवो रोटेटरी। तो जो प्लस माइनस है यहाँ से तो मालूम चला गया, प्लस मतलब डेक्स्ट्रो ये हो गया, और ये हो गया लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो जो डी और एल है इसका मतलब डेक्स्ट्रो लीवो नहीं होता है, ठीक है। डी एल रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है जो डी वाला है वो लीवो रोटेटरी हो जाए, ठीक है, या एल वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाए। याद रखो जो स्मॉल टी है कैपिटल डी दोनों अलग अलग है, ठीक है। जो स्मॉल टी है ये एक्सपेरिमेंट से आता है, जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे देखोगे लाइट लेफ्ट साइड हो रहा है या राइट साइड हो रहा है तो तुम यहाँ पे स्मॉल डी या प्लस लिखोगे, और जो कैपिटल डी है ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। तुम यहाँ पर देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर तुमने ड्रॉ किया, स्ट्रक्चर में OH राइट साइड है तुम बोलोगे डी, अगर OH लेफ्ट साइड है तो तुम बोलोगे L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया पॉइंट बी में, देखो क्या लिखा हुआ पॉइंट बी में, इफ द कॉन्फ़िगरेशन एट द एसिमेट्रिक कार्बोनेटम ऑफ कंपाउंड कैन बी रिलेटेड टू द प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड इट बिलोंग्स टू D सीरीज otherwise L series. By the convention of sugar, the configuration of the highest number asymmetric carbon is referred to glyceraldehyde to determine the overall configuration of the molecule. तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि अगर तुम नंबरिंग करते हो, ठीक है, तो नंबरिंग में जो लोवेस्ट कायरल कार्बन है हाईएस्ट वाला ऊपर रहेगा, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, मतलब अगर एसिड है तो एसिड क्या बता, नंबरिंग तुम एसिड से करोगे। अगर COOH दिया गया है तो IUPAC में नंबरिंग 1 से करोगे, 1 2 3 4, है ना, इस तरह से करते हो। यस सर। तो लोवेस्ट,
हाँ, तो जो लोवेस्ट कायरल कार्बन है, जिसका नंबर सबसे कम आया हो, सबसे लास्ट में आया हो, ठीक है, सबसे नीचे, मतलब नंबरिंग करोगे नंबर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। नंबरिंग यहाँ पे देखो, ये होगा 1, जैसा तुम CHO से स्टार्ट करोगे 1, ये होगा 2, ये होगा 3। लेकिन तुम बात करोगे कायरल कार्बन का, तो ये कायरल है, ये ए कायरल है, ठीक है। तो कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में OH राइट साइड है तो हो जाएगा D, और कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में OH लेफ्ट साइड है तो हो जाएगा L। बस इतना समझो, ठीक है। तो कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में OH राइट तो D, OH लेफ्ट है तो L। ये कॉन्फ़िगरेशन दोबारा रिपीट होगा बायोमॉलिक्यूल्स में। जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ोगे, है ना, बायोमॉलिक्यूल्स, उसमें दोबारा हम लोग पढ़ेंगे DL कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? यस सर। आगे है RS कॉन्फ़िगरेशन। देखो, जो RS कॉन्फ़िगरेशन है वो तुम्हारे मेंस में नहीं है, ठीक है, मेंस और एडवांस सिलेबस में नहीं है। लेकिन RS सिस्टम को जाने बिना हम बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग मिस कर डालेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पर RS कॉन्फ़िगरेशन से बिट्स प्लानिंग हो गया, है ना, वहां पर पूछता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, जैसे UP-TU को देखोगे तो वहां पर भी RS सिस्टम पूछता है। तो अब तो UP के साथ मर्ज हो गया मेंस में, पहले पूछता था वहां पर। तो याद रखो, है ना, कि जो RS सिस्टम है ये भी जरूरी है। अगर RS सिस्टम तुम नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो जो RS सिस्टम है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया गया है, 1 2 3 को तुम 7 पॉइंट देखोगे, यहाँ पर टोटल 7 पॉइंट्स यहाँ लिखा गया है ना। तो अब यहाँ पर 1 बाय 1 हर एक पॉइंट को हम देखेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस रूल दिखा गया है। तुम लोगों ने क्लास 11th में EZ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? EZ पढ़ा था सर। पढ़ा था। तो जब हम लोग EZ कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे तुमको एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, ये हो गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हो गया Cl, यहाँ पर हो गया Br, यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर हो गया फ्लोरीन। तो अब ये बताओ, ये E फॉर्म है या Z फॉर्म है? बताओ, बता सकते हो Z फॉर्म से कौन सा फॉर्म ये है? नहीं सर। क्यों नहीं बता पाओगे? तुम तो बोल रहे हो पढ़ाया गया है। सर इसमें कोई यहाँ पर तुम प्रायोरिटी असाइन करते हो ना, पहले नंबर 1 क्या होता है रूल? प्रायोरिटी असाइन करते हो, ठीक है। हाँ, कौन बोल रहा है बेटा? थोड़ा नाम देख ले, कौन बोला? नाम बोलो बेटा अपना, बोलो, सही बोले यार तुमने। सर प्रियांशु। हाँ, प्रियांशु, ठीक है। तो प्रियांशु ने थोड़ा बहुत पढ़ा है। प्रियांशु बोल रहा है जेड। देखते हैं यहाँ पर। तो पहले सबसे नंबर 1 काम करते हैं प्रायोरिटी असाइन करना। तो प्रायोरिटी कैसे असाइन करते हो? कुछ याद आ रहा है? ईशान बेटा, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? यस सर। प्रायोरिटी कैसे असाइन करते हैं? कुछ याद आ रहा? थोड़ा बहुत बताओ, अपने लैंग्वेज में बताओ। सबसे पहले क्या देखते हो? एटॉमिक नंबर देखते हैं ना बेटा। यस सर। प्रायोरिटी असाइन करते समय सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखोगे, ठीक है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको तुम H दोगे। जैसे यहाँ पे Cl और Br, तो Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा है Cl से, तो ये H हो जाएगा, ये L हो जाएगा। नंबर 1 2 दे दोगे यहाँ पर। कुछ लोग H L देते हैं, कुछ लोग नंबर 1 और नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। मैं 1 2 भी दे दिया और HL भी दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोरीन में, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो फ्लोरीन हो जाएगा 1 और जो हाइड्रोजन है हो जाएगा 2, ठीक है। या फिर तुम इसको देते हो यहाँ पर, ये L हो जाएगा, ये H हो जाएगा। फिर तुमने पढ़ा था बेटा कि सेम प्रायोरिटी सिमिलर साइड। अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो Z होगा। यहाँ देखो, H H वाला सेम साइड है, L L वाला सेम साइड है, तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो Z होगा। और अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप डिफरेंट साइड में है तो E हो जाएगा, है ना। तो EZ कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तुम, ठीक है बेटा। याद कर लो, क्वेश्चन पूछता है नालायक को, याद करो, ठीक है। याद करना जरूरी है, एक दो लोगों को याद करने से नहीं होगा, सबको याद करना है। तो प्रायोरिटी सिस्टम बताया गया है, लेफ्ट साइड में दोनों साइड H होता फिर। हाँ, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए बेटा कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो कौन सा मॉलिक्यूल शो करता है, इतना तो तुम्हें मालूम ही होना चाहिए। दोनों साइड अगर H हो जाएगा तो क्या होगा? तो क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा?
नहीं ना, नहीं सर। ना यहाँ पर दोनों जो ग्रुप है वो अलग अलग होना चाहिए। अगर दोनों ग्रुप सेम हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ए यस है तो यहाँ पर बी होना चाहिए। अगर दोनों ए हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा, ठीक है। आ जाओ आगे। तो सीक्वेंस रूल, तो यहाँ पर जिस तरह तुम यहाँ पर प्रायोरिटी असाइन करते हो ना, उसी तरह से यहाँ पर भी प्रायोरिटी असाइन किया जाता है। जैसे यहाँ देखो ये फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन में भी तुम क्या करोगे, प्रायोरिटी को असाइन करोगे, प्रायोरिटी। तो जो प्रायोरिटी है अलग अलग ग्रुप का उसको असाइन करोगे। पहले तो ये बता बेटा कि जो प्रायोरिटी रूल है सबने पढ़ा था कि नहीं क्लास 11th में? मैं पूछूंगा नहीं क्वेश्चन, इससे पढ़ा था या नहीं बेटा, बस केवल इतना बता दो मुझे। पढ़ा तो सर। सबने पढ़ा था, यमुना बिहार में पढ़ाया गया था बेटा। यस सर। ओके, तो प्रायोरिटी रूल सबने पढ़ा था। तो मैं ऊपर बताने के यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, मैं ऊपर बताऊंगा नहीं, बस कल ये बता दे रहा हूँ, तुम लोग एक बार और उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो जो प्रायोरिटी है कैसे असाइन करते हो, नंबर 1 हम लोग कहते हैं बेटा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तुम देखोगे सबसे पहले, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो एटॉमिक मास देखते हो, ठीक है। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों सेम हो जाए तो हम लोग नेक्स्ट एटम को देखते हैं, नेक्स्ट इमीडिएट एटम को देखोगे, ठीक है। फिर फोर्थ रूल मैंने क्या बताया था बेटा, फोर्थ रूल तुम्हें लिखवाई भी किया होगा, सिंगल बॉन्ड हैज लोअर प्रायोरिटी देन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हैज लोअर सर। प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तुम लोगों को कराए गए 4 रूल है प्रायोरिटी असाइन करने का। तो यही अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से लिखवाया गया है, तो यहाँ पर भी अलग अलग लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको मैं दे दूंगा, तुम लोग स्क्रीनशॉट नोट कर लेना बाद में। तो पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब इस मॉलिक्यूल का प्रायोरिटी असाइन करना है, तो चारों ग्रुप का प्रायोरिटी असाइन करोगे। जैसे तुमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में केवल एक साइड का प्रायोरिटी असाइन किया था, जो कि यहाँ पर केवल 2 ओपन वैलेंसीज कार्बन का, लेकिन इस कार्बन का जो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन का 4 ओपन वैलेंसी, 4 वैलेंसी है, ठीक है। तो चारों वैलेंसी पर जो एटम होगा, हर एक एटम या हर एक ग्रुप का प्रायोरिटी असाइन करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट इमीडिएट एटम को देखते हैं। तो अगर तुम जाओगे इस साइड, अगर तुम राइट साइड जा रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले कौन सा एटम दिखाई देगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सबसे कम है यहाँ पर, तो नंबर 1 दे दोगे, सॉरी नंबर 4। तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन। ऊपर जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें कौन सा एटम दिखाई देगा, ऊपर कार्बन दिखाई देगा, ठीक है। तो जो ये जो कार्बन है, कायरल कार्बन, ये ऊपर वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। हाइड्रोजन उसके बाद आएगा, कार्बन के बाद हाइड्रोजन आएगा। तो फर्स्ट इमीडिएट सब्स्टिट्यूएंट हो गया कार्बन। तो लेफ्ट साइड जाओगे तो लेफ्ट साइड में मिलेगा तुम्हें फ्लोरीन, और डाउन साइड में मिलेगा क्लोरीन, ठीक है। तो ये चारों ग्रुप मैंने देख लिया। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी तुम्हें किसका दिख रहा है बेटा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। क्लोरीन, तो क्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन में फ्लोरीन का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो उसको नंबर 1 दे दो, ठीक है। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा वो जाएगा नंबर 1, ठीक। ये हो गया नंबर 1। फिर जो सेकंड हाईएस्ट होगा वो जाएगा नंबर 2, जो थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा नंबर 3। तो बस 1 2 3 बस 3 ही ग्रुप को असाइन करना है, फोर्थ को असाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 3 हाई, तो फोर्थ वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा 4, है ना, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी हो जाएगा 4। तो ये 4 हो गया, ठीक है। सबको मैंने 1 2 3 4 सबको असाइन कर दिया, प्रायोरिटी असाइन हो गया बेटा। प्रायोरिटी असाइन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 4 जाते समय कि जो रोटेशन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, किस डायरेक्शन हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ। तो 1 2 3 जा रहे हो तो ये क्या हो रहा है बेटा, क्लॉकवाइज हो रहा है ना, ये होगा तुम्हारा क्लॉकवाइज रोटेशन। 1 2 3 जाओगे तो हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तरह समझ में आ रहा है बेटा, 1 2 3 गए तो हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन, ओके। अब क्लॉकवाइज मिल गया। फिर इसके बाद देखना है कि जो हाइड्रोजन है ये वर्टिकल लाइन में है या हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है। तो याद रखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होना चाहिए, ऑब्जर्वर से दूर होना चाहिए हाइड्रोजन। तो ये जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब तुम्हारे पास है ना। तो तुम्हारे पास अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर रूल नंबर 6 और 7 को देखो,
ठीक है, जो 6 7 यहाँ काम चल जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ प्रायोरिटी ग्रुप, तुम प्रायोरिटी ग्रुप का रोटेशन करा रहे हो, 1 2 3 जा रहे हो, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ प्रायोरिटी ग्रुप इज इक्वल टू आर। ठीक है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर और हॉरिजॉन्टल लाइन, अदरवाइज इट विल बी एस। तो जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होना चाहिए, नहीं तो एस हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर वर्टिकल लाइन में नहीं है। ठीक है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एस। अगर मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे सर 6 पॉइंट में वहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा है, वर्टिकल लाइन नहीं लिखा। अच्छा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर और इन लीस्ट हॉरिजॉन्टल। प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर और इन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये सही कर लो इसको, वर्टिकल, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल, इसको सही कर लो, ये गलत लिख दिया गया है कहीं से, जहाँ से कॉपी हुआ वहाँ गलत होगा। ये ओरिजिनल यहाँ कर लो वर्टिकल। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा एक दूसरा एग्जांपल करा रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ क्या करूँ बेटा, जो हाइड्रोजन है इसको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, वर्टिकल लाइन कर दे रहा हूँ, क्लोरीन यहाँ पर हो गया, फ्लोरीन यहाँ पर हो गया, CH3 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब प्रायोरिटी को असाइन करोगे, तो मैं प्रायोरिटी असाइन कर रहा हूँ। क्लोरीन हो जाएगा नंबर 1 2 3, हो जाएगा 4। तो जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हो गया तुम्हारे वर्टिकल लाइन में। रोटेशन देखो बेटा, रोटेशन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 जा रहे हो, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलोगे, एस। ठीक है, देखो हाइड्रोजन क्या है बेटा, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर और इन वर्टिकल लाइन, है ना, तो क्या होगा, आर होगा। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है तो एस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन में है। तो ये रूल नंबर 6 और 7 ही इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, मैं पूरा ही कर दे रहा हूँ यहाँ पे ओपन। यहाँ पर एक कुछ है ना अजीब सा आ गया है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल कराऊंगा, उस एग्जांपल को तुम्हें सॉल्व करना होगा। ठीक है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल है, एक मिनट, ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर रखो तुम CH3, ओके, Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर फ्लोरीन है। ठीक है, अब इसका तुम्हें नेमिंग करना है, तो यहाँ पर भी सेम नेमिंग करोगे, यहाँ पर प्रायोरिटी असाइन करोगे। तो नंबर 1 हो जाएगा क्लोरीन, नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 2 क्या होगा बेटा, फ्लोरीन, नंबर 3 क्या होगा बेटा, CH3। ठीक है, और हाइड्रोजन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होना चाहिए, डैश लाइन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन हमेशा देखो यहाँ पर क्या है, डैश लाइन में ऑलरेडी है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पर डैश लाइन में। तो अब रोटेट करके देखो, रोटेशन कैसा हो, रोटेट करके देखो, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 जा रहे हो, तो ये रोटेशन हो गया क्लॉकवाइज, हो रहा है बेटा क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर फोर को नहीं देखा इसमें हमने, पहले 4 आ गया, फोर्स नहीं मतलब 1 2 3 जाओगे, 4 तो बाद में आएगा ना, 1 2 3 के बाद 4 जाएगा, आओगे ना बेटा। लेकिन सर 4 1 2 3 अब 3 के बाद 4 तो बैक नहीं आ जाएगा बेटा, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, ये 3D में है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, तो इस तरह से यहाँ से यहाँ गए। ठीक है, ये ट्राइपॉड देखा होगा बेटा इस तरह से, है ना, तुम यहाँ पर नीचे ही तुम रोटेट कर रहे हो, यहाँ फोर्थ तरफ तुम गए ही नहीं, फोर्थ तुम्हारा पीछे, इसको ओपन करो, इस तरह से रोटेट करो इसको 90 डिग्री। ओके सर, समझ गया। हाँ, तो समझ गए होगे आप। तो 1 2 3 तुम रोटेशन किया, तो ये जो रोटेशन आ रहा है बेटा, ये रोटेशन हो गया क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्या होगा, आर होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर डैश लाइन में दिया गया है। अगर हाइड्रोजन डैश लाइन में नहीं है
तो उसका उल्टा कर दोगे। जैसे मान लो हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ पर वेज लाइन दिया गया, हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ठीक है। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन चला गया डैश लाइन में, क्लोरीन यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है, ठीक है। अब रोटेट करो, यहाँ पर ये हो गया नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया नंबर 3। तो 1 2 3 तुमने सर रोटेट किया, यहाँ पर रोटेट किया इस तरह से, ये आ गया तुम्हारा क्लॉकवाइज, आर आ गया। लेकिन तुम इसको आर नहीं लिखोगे क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ पर है बेटा, हाइड्रोजन डैश लाइन में ना होकर वेज लाइन में है, इसलिए आर का उल्टा कर दोगे एस। ये क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। याद रखो हाइड्रोजन हमेशा डैश लाइन में होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन वेज लाइन में आ गया, वेज में आ गया, तो उसका उल्टा कर दोगे। तो ये मैंने 3D में बता दिया, 3D में किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। और ये तुमने देख लिया यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन में। तो फिशर में तो काफी आसान है, वर्टिकल लाइन तुम्हें दिखाई दे रहा है, वर्टिकल लाइन में हाइड्रोजन लाना चाहिए, अगर वर्टिकल लाइन में नहीं है तो उल्टा कर दोगे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया बेटा, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया बेटा 3D वाला। 3D का एग्जाम्पल समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल करेंगे। देखो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। और मैं इसका मिरर इमेज बना रहा हूँ। मिरर इमेज, मिरर इमेज तुमने बनाया तो यहाँ पे क्या लिखो बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। तो जो बेटा ये मॉलिक्यूल का नंबरिंग है, ये प्रायोरिटी का नंबरिंग मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ये मैं करूँ नंबर A, चलो मैं 1 ही करता हूँ यहाँ पर, ये नंबर 1 हो जाएगा नंबर 2, ठीक है, 1 2। अब मैं प्रायोरिटी असाइन करूंगा, प्रायोरिटी असाइन करके हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो नंबर 1 हो जाएगा ब्रोमीन, नंबर 2 क्लोरीन, नंबर 3 फ्लोरीन, नंबर 4 हाइड्रोजन, 1 2 3। तो बताओ जो नंबर 1 मॉलिक्यूल है वो कौन सा फॉर्म है, आर है या एस है? नंबर 1 वाला आर है या एस है? एस आ रहा है सबका? दिव्यांशु, दिव्यांशु आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, आ रहा है। हाँ बेटा बताओ तुम्हारा क्या आंसर आया, आर आएगा या एस आएगा? सर एस आएगा। तो ये हो गया नंबर 1। पर मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कि क्या आ रहा है, ये कलर सेलेक्ट नहीं हो रहा, बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा बेटा, एस, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हो गया एस। सेकंड को देखो तो सेकंड क्या होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3। तो 1 2 3 ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज क्या होगा बेटा, आर होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है बेटा? तो जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन उल्टा आएगा, है ना? सर, हाँ बेटा बोलो। सर एस वाले में हाइड्रोजन को चेक नहीं करेंगे? फर्स्ट वाले में क्या करना? फर्स्ट वाले में हाँ हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पर होना चाहिए था ना, तभी तो ऐसे था। वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, हाइड्रोजन हमेशा वर्टिकल लाइन में है। देखो वर्टिकल लाइन में है ना बेटा हाइड्रोजन, देखो सर 7th पॉइंट देखा मैंने, उसमें लिखा है एंटी क्लॉकवाइज हो, और यहाँ पे हाँ बोलो। सर दोनों में वर्टिकल कर दिया, पहले हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ था आपको। हाँ तो मैंने इसको एडिट किया ना, बाद में मैंने एडिट किया उसको, तो जहाँ अच्छा नीचे वाला भी किया था क्या? हाँ अच्छा ठीक है सर। ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर वर्टिकल लाइन में है, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, एस होगा, और सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला उसका उल्टा हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो याद रखो जो इनेंशियोमर है, इनेंशियोमर का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होता है। अगर एक का आर है तो दूसरे का एस होगा, अगर दूसरे का एस है तो फर्स्ट का आर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 में क्या रिलेशन है बेटा, 1 और 2 एक दूसरे के इनेंशियोमर है, तो ये क्लियर हो गया, 1 2 एक दूसरे के इनेंशियोमर है ना। ओके, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे कि अब ये जो Cl और Br है ना, Cl और Br इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। Cl और Br को तुम इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो जहां पर Cl था वहां पर Br कर दो, जहां पर Br है वहां पर Cl कर दो,
ठीक बेटा। तो तुमने क्या किया, ओके Cl सर। पहले यहाँ पर था, Cl को ऊपर कर दो, ब्रोमीन पहले ऊपर था, ब्रोमीन अब नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये ब्रोमीन आ जाएगा, Br। बाकी कहीं पर छेड़छाड़ मत करो, ठीक है। तो ये हो गया इंटरचेंज, तुमने Cl और Br को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी तुमने क्या किया था, यहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन को इंटरचेंज किया। देखो पहले यहाँ पर क्लोरीन था, अगर यहाँ पर इस मिरर को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इस मिरर को मैं हटा देता हूँ कुछ देर के लिए, तो अब देखो क्या हुआ, तुमने Cl और फ्लोरीन को इंटरचेंज किया, जहां पर Cl था वहां फ्लोरीन हो गया, जहां पर फ्लोरीन है वहां पर Cl आ गया, है ना। तुमने यहाँ पर इंटरचेंज किया, अब यहाँ पर तुमने दोबारा इंटरचेंज किया। तो अब इंटरचेंज करने पर बताओ ये क्या बन रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रोमीन 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 1 2 3, तो 1 2 3 फिर से क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है बेटा। अब क्या करो, मैं एक और इंटरचेंज कर रहा हूँ, इस इंटरचेंज में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मैं ब्रोमीन से इंटर या फ्लोरीन से, चलो मैं फ्लोरीन से इंटरचेंज कर रहा हूँ हाइड्रोजन को, ठीक है। कोई भी एक इंटरचेंज करो, तो मैं एक और इंटरचेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया फ्लोरीन, ये हो गया ब्रोमीन, ये हो गया क्लोरीन। प्रायोरिटी असाइन कर लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, ये नंबर 4 है। तो 1 2 3 जा रहे होते क्या हो गया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस होगा, है कि नहीं। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस। लेकिन हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में है, इसका उल्टा वो लिखा होगा कि नहीं, यहाँ पर नीचे लिखोगे ना। अगर हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन में नहीं है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसका उल्टा लिख दोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आर कॉन्फ़िगरेशन। जो फोर्थ मॉलिक्यूल है, फोर्थ मॉलिक्यूल क्या हो गया, आर, ठीक है। अब मैं एक और इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, कोई भी एक इंटरचेंज मैं कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस हाइड्रोजन को ऊपर कर, क्लोरीन को साइड में कर देता हूँ। हाइड्रोजन ऊपर आ गया, क्लोरीन यहाँ पर आ गया, ब्रोमीन और फ्लोरीन वैसे ही है, ठीक है। तो ये हो गया मॉलिक्यूल नंबर 5। तो अब इसका प्रायोरिटी असाइन करो, अब बताओ यहाँ पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, तुम लोग खुद से बताओ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है यहाँ पर, बोलो। आर आर आ रहा है बेटा, फिर से देखो ध्यान से, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। तो 1 2 3 करोगे तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो एस होता है ना सर, तो एस ये होगा। एस होगा, तो ये एस होगा, ठीक है बेटा, एस होगा। एक और इंटरचेंज करके देख लो, तो अपने मन से एक और इंटरचेंज कर सकते हो। तो मैं एक और इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँ कि इस फ्लोरीन के ऊपर हाइड्रोजन को नीचे करता हूँ, हाइड्रोजन नीचे आ गया, फ्लोरीन ऊपर चला गया, बाकी को ऐसे रहने दो। यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है। अब बताओ क्या कौन सा होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, बोलो। आर। ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, सर, आर होगा। नंबर 3। तो 1 2 3 ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, और हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन में है, तो हो जाएगा आर, है ना। तब देखो तुम्हें क्या लग रहा है, कुछ दिख रहा है बेटा, यहाँ पे कुछ कोरिलेशन दिख रहा है इन सब में। तो अगर तुम एक इंटरचेंज करते हो मॉलिक्यूल, जो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन के अराउंड अगर सिंगल इंटरचेंज करते हो, ठीक है, अगर सिंगल इंटरचेंज हो रहा तो उसका इनेंशियोमर बनेगा। देखो तुमने यहाँ पर Cl को इंटरचेंज किया तो S से R बन गया, फिर तुमने इस R में एक इंटरचेंज किया तो R से S बन गया, फिर इस S में तुमने सिंगल इंटरचेंज किया तो R बन गया ना, तो SR 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 चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो जो 1 3 5 जो 7 बनेगा आगे, है ना। तो 1 3 5 7 ये सब क्या है, S कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है बेटा, S यहाँ पर भी है, S3 में भी है, S5 में भी है, S7 में भी आएगा। अगर तुम बात करोगे 2 का, 2 4 6, ठीक है। तो 2 4 6 में क्या है, देखो 2 में भी R है, 4 में भी R है, 6 में भी R है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे तो 1 से 2 जाने में क्या बेटा, सिंगल इंटरचेंज हुआ,
तो यहाँ पर तो जो तुमने यहाँ से तुम यहाँ पर आए तो एक इंटरचेंज हुआ। तुम मॉलिक्यूल नंबर 1 से तुम देख रहे हो, काउंट कर रहे हो मॉलिक्यूल नंबर 1 से, तो ये तुम्हारा बेस है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें काउंट करना है। यहाँ से तुम यहाँ पर आए बेटा तो कितने ओवरऑल चेंज हुआ? 1, ठीक है। यहाँ से जब तुम 4th में आ रहे हो तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। जब तुम 4 पे जाओगे, है ना, तो 1, इसके बाद 4 में क्या हो रहा है बेटा? 1 4, और 4 के बाद तुम जा रहे हो 6 में। 1 4 में बोल रहा हूँ, एक मिनट। तुमने यहाँ पर सिंगल इंटरचेंज किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटरचेंज, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर नंबरिंग बता देता हूँ 1 2 3 4 को, कितने इंटरचेंज हो रहा है मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक बेटा। तो यहाँ पर आएगा नंबर 1 इंटरचेंज, 2 इंटरचेंज, 3 इंटरचेंज, 4 इंटरचेंज, 5 इंटरचेंज, ठीक है। तो देखो जो सिंगल इंटरचेंज हो रहा है बेटा, जो ऑड वाला है, तो ऑड इंटरचेंज अगर करोगे, ऑड इंटरचेंज, और इंटरचेंज पर क्या मिलेगा? एस का आर मिल रहा है, मतलब इनेंशियोमर मिलेगा, ठीक है। और अगर इवन इंटरचेंज हो रहा है, इवन इंटरचेंज, तो क्या मिलेगा बेटा? सेम मॉलिक्यूल मिलेगा, सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। सेम मॉलिक्यूल को बोलते हैं होमोमर, कहीं कहीं होमोमर्स लिखा जाता है। तो जो सेम मॉलिक्यूल है उसको होमोमर्स बोल दोगे। ये सेम मॉलिक्यूल है, तो आप देखो जो इवन इंटरचेंज है, देखो 2 वाला इवन है, 4 वाला इवन है, तो ये क्या है बेटा? जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल से इवन वाले को कोरिलेट करो। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, ये सब क्या है? होमोमर्स, मतलब सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है। ओरिजिनल मॉलिक्यूल से नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 को चेक करो बेटा। तो 1 3 5 पर एस का देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? ये एस है तो इसका आर आ रहा है, देखो 1 3 5। तो जो ऑड इंटरचेंज है, ऑड इंटरचेंज पर तुम्हें इनेंशियोमर मिलेगा, इवन इंटरचेंज पर सेम मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। तो इसको तुम नोट कर सकते हो। तो ये बात समझ में आ रहा सबको? बोलो बेटा, यस यस नो? सर। हाँ, समझ में आ रहा? यस बोल दो। ठीक है। तो कभी कभी पूछ सकता है कि ये 2 मॉलिक्यूल दिया गया है, इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन है, ठीक है। होमोमर्स है, इनेंशियोमर है, या डायस्टेरियोमर्स है ना। तो डायस्टेरियोमर्स क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से तुम देखोगे, चेक करोगे ये कौन सा होमोमर्स है, कौन सा इनेंशियोमर्स है, कौन सा डायस्टेरियोमर्स है। तो ये समझ में आ गया बेटा, ऑड इंटरचेंज पर क्या होगा, इवन इंटरचेंज पर क्या होगा, ठीक है। आ जाते हैं आगे। आगे देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैविंग 2 or more कायरल कार्बन। अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तो क्या होगा? तो अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो वहां पर 2 टर्म्स और तुम्हें याद रखना है। एक टर्म है बेटा मेसो कंपाउंड, दूसरा है डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। तो देखो मेसो कंपाउंड क्या होता है ना। तो यहाँ पर देखोगे जो एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल में 2 कायरल कार्बन, एक ये हो गया, दूसरा ये कार्बन हो गया। दोनों कार्बन का जो वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो रहा है। इस तरह का एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये COH है, ये OH है, यहाँ पर H है, ये बड़ा सा ग्रुप है। तो चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट हो रहा है ना। आप तुम नीचे वाला कार्बन देख लो बेटा, ये वाला कार्बन, ये OH हो गया, ये COOH है, ये हाइड्रोजन है, ये बड़ा सा ग्रुप है। तो नीचे वाले कार्बन है ना, दोनों ही कार्बन कायरल, तो इसको भी स्टार लगा दोगे, इसको भी स्टार लगा दोगे। तो इस कार्बन में 2 कायरल कार्बन है, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है ना। और मैंने पहले बताया था कि अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट आ जाता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो इसी कंपाउंड तुम बोलोगे मेसो कंपाउंड, इनएक्टिविटी ऑफ मेसो टार्टरिक एसिड बाय इंटरनल कंपेंसेशन,
तो इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग समझ लेते हैं इसको। तो देखोगे कि इस कार्बन के अराउंड जो ग्रुप जुड़ा हुआ है लगभग लगभग सिमिलर ग्रुप दोनों कार्बन से अटैच्ड है। तो इस कार्बन जो फर्स्ट कार्बन है इससे COOH जुड़ा हुआ है, तो नीचे वाले कार्बन से भी COH जुड़ा हुआ है। इससे O जुड़ा हुआ है तो नीचे वाले कार्बन से भी O जुड़ा हुआ है। इससे H जुड़ा हुआ तो नीचे वाले कार्बन से भी H जुड़ा हुआ है। मतलब कि जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं दोनों ही कार्बन से वो सेम ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो एक हो गया, तो मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दे रहा हूँ। नंबर 1 हो गया, नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो नंबर 2 का RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है, RS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कार्बन नंबर 2 को मैं यहाँ पर असाइन कर रहा हूँ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के बाद हम देखेंगे कि R है या S है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तुम देखोगे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका होगा। तो किसको दोगे बेटा, नंबर 1 प्रायोरिटी किसको दोगे। तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड है, OH। यहाँ कार्बन से, ऊपर H से, यहाँ पर S से, तो नंबर 1 ये हो जाएगा हाईएस्ट प्रायोरिटी। नंबर 2, यहाँ दो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, यहाँ पर कार्बन कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो नंबर 2 ये हो जाएगा, और नंबर 3 ये कार्बन है, नंबर 3 ये कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी मैंने असाइन कर लिया। तो सर 1 2 नीचे 3 वाले को 3 कैसे दिया हमने? देखो ये कार्बन है ना, इस कार्बन को देखो। ठीक है, इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन अटैच्ड है। यस। ऊपर जाओगे तो यहाँ पर कार्बन अटैच्ड, तो फर्स्ट एटम सेम हो गया। यस सर। सेकेंड टर्म पे आ जाओ बेटा, तो सेकेंड टर्म क्या, जो ऊपर जो कार्बोक्सिलिक एसिड उसको देखो। ठीक है, जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड में क्या, 2 ऑक्सीजन है कि नहीं। यस सर। नीचे आओ, यहाँ पर सेकेंड में देखोगे तो 1 ऑक्सीजन है, दूसरा कार्बन है ना। ऊपर वाले के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, नीचे वाले के साथ 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, ऊपर वाले का ना बेटा। समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा देख लो। देखो मैं यहाँ पर बनाते रहा हूँ, ये हो गया COOH हो गया, यहाँ पर हो गया COH COOH। अब इन दोनों का केवल प्रायोरिटी असाइन करना। ठीक है, बाकी सबको मैंने बनाया नहीं है ताकि क्लियर तुम्हें दिखाई दे। ठीक है, तो ऊपर ये वाला ग्रुप और नीचे ये वाला ग्रुप, इन दोनों का प्रायोरिटी असाइन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इमीडिएट एटम पर जाओगे, तो फर्स्ट इमीडिएट कार्बन कार्बन हो गया, तो टाई हो गया। फिर सेकेंड एटम पर जाओगे बेटा, तो सेकेंड एटम यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर भी OH है, टाई टाई हो गया। फिर थर्ड एटम पर जाओगे, थर्ड क्या होगा, यहाँ पर O है, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या है बेटा, सेकेंड एटम क्या है, यहाँ पर कार्बन है ना। सर मेरे लेफ्ट हो गया था, दोबारा बता दो एक बार। ओहो, सर CO दो है वहाँ पे, उसके बाद क्या था? देखो यहाँ पर CO है ना, यहाँ देखो OH है, यहाँ पर OH है, कॉमन हो गया ना OH OH। यस सर। जहाँ पर डिफरेंस उसको देखो, यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O है, नीचे क्या है बेटा, C सिंगल बॉन्ड C है ना। यस तो सर। अब डिफरेंस तुम्हें मिल रहा है ऑक्सीजन और कार्बन, ये तो डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें। तो ऑक्सीजन Yes, और कार्बन में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसलिए इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, इसका प्रायोरिटी कम होगा। ठीक है, तो Yes, 1 2 3, तो 1 2 3 क्या होगा बेटा, ये क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बोलो बोलो बोलो। सर ये है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नालायक, 1 2 3 ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी को देखो अपनी। सॉरी वो नीचे वाला 1 लगा था। ठीक सर है, इसमें अगर ऊपर OH COH की जगह CHO होता बस। ऊपर देख लेते बेटा जब क्या होता क्या नहीं होता है ना, चाचा के सर, पूछे होती है तो हम लोग है ना नहीं क्या सर, बोलते हैं। हाँ प्रायोरिटी का सोच रहा हूँ ना मैं। हाँ, तो बाद में सोच लेना, पहले इसको देखो जो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्लास में प्रेजेंट रहो बेटा, है ना, उसको छोड़ के जो चीज नहीं बताया जा रहा है उसको सोच रहे हो। तो ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3। तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा तुम्हें, है ना, इस तरह से जाओगे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एस होता है, लेकिन हाइड्रोजन देखो कहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर वर्टिकल लाइन में नहीं है, तो इसका उल्टा ले लोगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जो ऊपर वाला कार्बन है, जो सेकंड कार्बन तुमने क्या लिख लिया यहाँ पर, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आएगा कि नहीं आएगा बेटा। ये जो 2 कार्बन है यहाँ पर, सेकंड कार्बन,
इसका प्रायोरिटी 2s आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। क्योंकि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन में है, वर्टिकल लाइन में नहीं है। ठीक है, बोलो तो। तुम लोग ऐसे सो जा रहे हो, पता नहीं कितना डिफिकल्ट चीज बता रहा हूँ, इतना आसान चीज बता रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा बेटा। तासु बेटा, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं जो पढ़ाया जा रहा है? यस सर। तो बोलो। सर हाँ, तो ये सेकंड का एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एस सेकंड का, इस कार्बन का एस आया कि नहीं? इस कार्बन जो मैंने, जिसका मैंने प्रायोरिटी निकाला था। ठीक है, ये 1 2 3 गए वहां पर, 1 2 3 1 2 3 जा रहे हो, तो 1 2 3 हो गया। एंटी क्लॉक वाइज मतलब एस, और एंटी क्लॉक वाइज एस हो गया। तो एस का उल्टा क्या होगा? आर होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर वर्टिकल लाइन में नहीं है। ठीक है, तो अगर एस आ रहा है तो एस का उल्टा आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बोलो। 1 2 3 गए तो एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज मतलब एस। अगर हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन में नहीं है तो एस का उल्टा लिख दोगे आर। तो ये तुम्हारा जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा 2r। जबकि आया क्या था, 2s आया था। 2s को तुम क्या लिखोगे, 2r लिखोगे, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। आ जाओ थर्ड पॉइंट, यहाँ पर नीचे वाले कार्बन को देखो। ठीक है, मैं बाकी सबको इरेज कर दे रहा हूँ। नीचे वाले कार्बन का तुम्हें बताना है कॉन्फ़िगरेशन। बताओ बेटा क्या होगा नीचे इस कार्बन का, नीचे वाला कार्बन है, इस कार्बन का बताना है कॉन्फ़िगरेशन। बताओ तुम लोग खुद से करके बताओ। मैं प्रायोरिटी असाइन कर दूं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये वाला कार्बन हो जाएगा नंबर 3, 1 2 3, ये हो जाएगा हाइड्रोजन 4। ठीक है, 1 2 3 4। चलो बताओ क्या होगा सर, एस। तो इस तरह जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज मतलब आर होगा, और आर को उल्टा कर दोगे एस हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मैंने लिखा 2r3s, जो सेकंड कार्बन है वो 2r है। जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन r है, थर्ड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन s है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक लाइट को अगर लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा तो दूसरा क्या करेगा, उसका अपोजिट रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है। ठीक है, अगर मान लो ऊपर वाला L होगा तो नीचे वाला क्या होगा, उसका अपोजिट होगा ना, D होगा। अब तुम देखोगे कि यहाँ पर जो ग्रुप है वो सिमिलर ग्रुप है, मतलब जितना अगर मान लो 30 डिग्री क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा है तो 30 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन होगा, एग्जैक्ट वही नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप तुमने देख रहे हो, यहाँ पर जो ग्रुप है वो सेम ग्रुप है, एग्जैक्ट वही ग्रुप है। ठीक है, यस। तो अगर एग्जैक्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन सेम आ जा रहा है तो इसको बोलते हैं इंटरनल कंपेंसेशन। ये क्या हो रहा है बेटा, इंटरनल कंपेंसेशन हो रहा है, और इंटरनल कंपेंसेशन से जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं मेसोफॉर्म। मेसोफॉर्म, ठीक है, या फिर मेसो आइसोमर, मेसो आइसोमर भी बोलते हैं इसको। तो मेसो आइसोमर क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये बताओ। इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है मेसो कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड कंटेनिंग 2 or more chiral carbon which do not show optical activity due to presence of center of symmetry are known as meso compound। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना ये अब? यस सर। ओके, आगे देखो डायस्टेरियोमर्स, यहाँ पर एक दिया गया है, डायस्टेरियोमर्स क्या होता है। ठीक है, डायस्टेरियोमर्स क्या होगा बेटा, 3 पॉइंट दिया गया है, 4 पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, तो नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टीरियो आइसोमर विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बट नॉट द मिरर इमेज आर कॉल्ड डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। स्टीरियो आइसोमर which are not the mirror image of each other are known as diastereomer, यही इसका डेफिनेशन है। तो ये लाइन पर हमेशा याद रखना चाहिए तुम्हें। ठीक है, इसको नोट कर लेना।
नंबर 2 देखो, डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच thus they have different melting point, boiling point, solubility in a given solvent density and refractive indices. ठीक है, तो डायस्टीरियोमर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 3, they also differ in specific rotation, they may have the same opposite sign of rotation। ठीक है। नंबर 4, like geometrical isomers, the stereoisomer may be separated from each other। ठीक है, तो डायस्टीरियोमर्स को इन 3 मेथड से सेपरेट कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी। तो इस 3 मेथड से डायस्टीरियोमर्स को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था डायस्टीरियोमर्स जो इनेंशियो। पहले डायस्टीरियोमर को देख लेते हैं। ठीक है, तो जो डायस्टीरियोमर्स है तुमने देख लिया कि इसका डेफिनेशन है, डायस्टीरियोमर्स स्टीरियो आइसोमर विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बट नॉट द मिरर इमेज आर कॉल्ड। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा मैं इसको एडिट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये कुछ गलत चीजें लिखा हुआ है। स्टीरियो आइसोमर विच आर स्टीरियो आइसोमर ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स आइसोमर 2 बार हो गया, तो मैं एक आइसोमर को डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी बात यह है, स्टीरियो आइसोमर कोई सा भी स्टीरियो आइसोमर हो, चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो चाहे वो ऑप्टिकल आइसोमर हो। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे तुमने ये मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ पर मैंने CH3 ले दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हो गया। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूँ इसका ट्रांस वाला, ये CH3 हो गया बेटा, यहाँ पर CH3 हो गया, ये H है, इसको H लिख दिया तुमने यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सिस फॉर्म हो गया, ये हो गया ट्रांस फॉर्म। ठीक है, तो सिस और ट्रांस देखो बेटा, ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है या नहीं। तो मालूम है जो स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर 2 टाइप का होता है, नंबर 1 नंबर 2। एक होता है ज्योमेट्रिकल, दूसरा होता है ऑप्टिकल, है ना बेटा, ये तो पढ़ा था तुमने। ठीक है, इसका मतलब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो स्टीरियो आइसोमर है। तो ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है या नहीं बेटा, बताओ। यहाँ पर मैं टर्म ड्रॉप कर रहा हूँ बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, यहाँ पर तुम्हें कॉमन नेम यूज करना होगा स्टीरियो आइसोमर। तो ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर है, क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है? मिरर इमेज है बेटा एक दूसरे के? नहीं सर, मिरर इमेज नहीं है। स्टीरियो आइसोमर है लेकिन मिरर इमेज नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे बेटा, उसको क्या बोलोगे? ये दोनों डायस्टीरियोमर्स है। डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, ये डायस्टीरियोमर्स होंगे। मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए। अब देखो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हो तो एग्जांपल कोई मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मैं CH3, कुछ लोग बोलेगा CH3 ऊपर आता तो क्या करते हैं, तो CH3 मैंने लगा दिया ऊपर। ठीक है, ये CH3 हो गया, यहाँ पर OH हो गया। ठीक है, ये OH हो गया, यहाँ पर H हो गया, ये CH3 हो गया। ठीक है, इसका मिरर इमेज बना दो, इसका मिरर इमेज बना दिया तुमने। या मिरर इमेज इसका बनाओगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर OH यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। CH3 ऊपर है, CH3 नीचे है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया नंबर 1।
ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 देख लेते हैं यहाँ पर। अब क्या करो कि इसको ऐसा ही रहने दो, यहाँ पर इंटरचेंज, नीचे वाले जो मॉलिक्यूल, नीचे वाले जो एटम है यहाँ पर OH, इसको इंटरचेंज कर दो, ऊपर को एच सच रहने दो। ये OH होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले को तुमने इंटरचेंज, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर OH, CH3 CH3। अब इसका मिरर इमेज बना दो यहाँ पर। इसका जब मिरर इमेज बनाओगे तो जाएगा H OH OH H CH3 CH3। तो अब देखो बेटा, ये जो चारों मॉलिक्यूल है 1 2 3 4, ठीक है, ये चारों मॉलिक्यूल बेटा आइसोमर्स हैं या नहीं? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है सबका ना? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बोलो। यस सर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप अटैच्ड है उसका ओरिएंटेशन अलग अलग है, स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग है। इसका मतलब ये जो चारों है एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, नंबर 1 और नंबर 2 पहले देख लेते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो अगर नंबर 1 की बात करोगे तो नंबर 1 में तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, बोलो बोलो। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है सबको नंबर 1 में? यस सर। यस सर। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये क्या होगा, कौन सा फॉर्म होगा? मेसो फॉर्म है। और मेसो फॉर्म क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ये इनएक्टिव हो गया। सेकंड वाला बताओ बेटा, जो सेकंड मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो क्या 1 और 2 अलग अलग होंगे? 1 और 2 मॉलिक्यूल क्या अलग अलग मॉलिक्यूल है? नहीं, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म क्या होता है? इम्पोजेबल। हाँ, तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ये जो मिरर इमेज है ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, these two are same, these two are same मॉलिक्यूल। इसका मतलब जो सेकंड में लिखा है इसको कट कर दो, सेकंड में जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सुपर इम्पोजेबल है, दोनों सेम मॉलिक्यूल। याद रखो, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल का मिरर इमेज सेम होता है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मिरर इमेज भी सेम होगा, ठीक है। अब ये बताओ, क्या ये बताओ बेटा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है यहाँ पर? नहीं ना? नो सर। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है ना? यस सर, होना तो चाहिए। अरे होना क्या चाहिए, होना है ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं, हो गया नंबर 1, इस जगह नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3 आओगे तो क्या होगा? ये जरा क्लॉकवाइज उल्टा क्या होता है? S, तो ये 2S हो गया। क्लॉकवाइज थोड़ी है सर, ये एंटी क्लॉकवाइज है सर। 1 2 3 इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा कर दिया 2R। तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो S है, S पलट हो जाएगा R, तो ये हो जाएगा 2R। नीचे वाले कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर इसको देख लेते हैं, तो जाएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो 1 2 3, तो 1 2 3 ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा क्या हो जाएगा? R। तो देखो यहाँ पर ये भी 2R है, ये भी R, तो R मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो ऊपर वाला अगर 30 डिग्री प्लस में रोटेट करा तो नीचे वाले भी क्या करेगा? 30 डिग्री प्लस में रोटेट करेगा। तो यहाँ पर कोई नीचे वाले के लिए वो क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, दोनों सेम होगा कॉन्फ़िगरेशन, जो ऊपर वाला है वही नीचे वाला आएगा, ध्यान से देखो, ठीक है। सर तो अगर नीचे वाला देखो ना, 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 मिनट, 1 2 3 ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना लायक, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तुम्हें तो बताया था एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होता है। घड़ी देखो सर 2 जगह 1 लिखा हुआ है, आपने उससे कंफ्यूजन हो रही है। ये तो 1 है, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 2 3, ठीक है। मैं ऊपर वाले वो इसका वो ले रहा था, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये पहले वाला था, ये छूट गया था, ठीक है, इसको मैंने इरेज नहीं किया, ठीक है, उसको हटा दिया। अब देखो बेटा, अब दिख रहा है ना 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो S है, S का उल्टा क्या होगा? R होगा, तो 2R और ये 3R हो जाएगा, ठीक है, 2R 3R।
है ना। मतलब अगर ऊपर वाला 30 डिग्री प्लस रोटेट करेगा तो नीचे वाला भी 30 डिग्री प्लस साइड में ही रोटेट करेगा। तो यहाँ पर कोई इंटरनल कंपनसेशन नहीं होगा, मतलब ये लाइट जो जो लाइट है, लाइट को 2 बार रोटेट करेगा। ठीक है, लाइट को अच्छे से रोटेट करेगा। ठीक बेटा, तो यहाँ लिखोगे 2R 3R, ये हो गया तुम्हारा 2R, 3R फॉर। तो इसका मिरर इमेज है, तो यहाँ पर 2 क्या होगा, 2S हो जाएगा और 3S हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, लाइट को अगर राइट साइड रोटेट करेगा तो ये पूरा का मॉलिक्यूल लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या बेटा एक दूसरे के मिरर इमेज है। और मिरर इमेज क्या होता है बेटा, इनैंसियोमर्स होते हैं, इनैंसियोमर्स होते हैं। तो ये एक दूसरे के मिलेंसियोमर्स हैं। ठीक है, ठीक बेटा। तो अब यहाँ पर 1 3 4, तो यहाँ पर 2 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 1 3 4 मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो अब देखोगे तो जो इनैंसियोमेरिक पेयर है, इनैंसियोमर, तो इनैंसियोमर्स कौन कौन से बेटा, इनैंसियोमर्स यहाँ पर है 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 क्या बेटा एक दूसरे के इनैंसियोमर्स है, तो इनैंसियोमेरिक पेयर या इनैंसियोमर्स बोलोगे यहाँ पर। ठीक है, 3 और 4 इनैंसियोमर्स है। डायस्टेरियोमर्स कौन कौन से बेटा, स्टीरियो आइसोमर तो हो, स्टीरियो आइसोमर्स हो, लेकिन मिरर इमेज ना हो। ठीक है, 3 और 4 मिरर इमेज है, 1 और 3 बेटा आइसोमर्स है या नहीं, देखो 1 और 3 है ना, स्टीरियो आइसोमर्स है लेकिन मिरर इमेज नहीं है, तो 1, 3 क्या होगा, डायस्टेरियोमर्स। अगेन 1 और 4 क्या होगा बेटा, 1 और 4 डायस्टेरियोमर्स है, मिरर इमेज नहीं है दूसरे के। ठीक है, तो 2 डायस्टेरियोमेरिक पेयर हो गया और एक इनैंसियोमेरिक पेयर्स हो गया। याद रखो बेटा, जो इनैंसियोमर्स होते हैं, जो इनैंसियोमर तुमने ऊपर लिखा है, ये इन सब का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी, सॉरी यहाँ पर मैं पहले केमिकल प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। जो तुम्हारा इनैंसियोमर है नंबर 1, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब जो इनैंसियोमर है उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। मतलब अगर दूसरे सब्सटेंस ये अगर जो तुम्हारा फर्स्ट वाला फॉर्म है, अगर केमिकल ए से रिएक्ट कर रहा है तो सेकंड वाला भी केमिकल ए से उसी तरह से उसी रेट से रिएक्ट करेगा। ठीक है, नंबर 2, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नंबर 1, एक्सेप्ट नंबर 1 बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल। मतलब एक पीपीएल को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा, दूसरा पीपीएल को राइट हैंड साइड रोटेट करेगा। ठीक है, तो जो इनैंसियोमर है, इनैंसियोमर का पहला तो ये हो गया नंबर 2, रेट ऑफ रिएक्शन विथ अदर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी इनैंसियोमर का अलग अलग होता है, बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी पूरा सेम होगा। तो तुम बात करोगे फिजिकल प्रॉपर्टी, बात करोगे तुम केमिकल प्रॉपर्टी का, तो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। तो डिफरेंस क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी में। नंबर 1 बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल, एक लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा तो दूसरा लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, राइट हैंड साइड रोटेट करेगा। ठीक है, नंबर 2, अगर इसी इनैंसियोमर्स को दूसरे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल से रेट कराओगे, उसका जो रेट है, रेट अलग अलग होगा। ठीक है, रिएक्शन का जो रेट है वो अलग आएगा। बस ये 2 डिफरेंस है, दोनों को नोट कर लो। नोट कर लिया, नोट किया? यस सर।
ओके, तो आगे हम लोग पढ़ना है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। कितने स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं बेटा? ठीक है, जितने कायरल कार्बन है, अगर कोई एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ठीक है, और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर मस्ट बी इक्वल टू द 2 पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कायरल सेंटर। जैसे ऊपर वाला तुमने ले लिया यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर ले लिया Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 ले लिया। याद रखो बेटा, यहाँ पर कोई मेसोफॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर मेसोफॉर्म है तो वहां पर नंबर ऑफ कायरल कार्बन कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे 2 कायरल कार्बन, एक ये हुआ एक ये हुआ, 2 कायरल कार्बन है तो 2 पावर n, कितना फॉर्म बनेगा इसका? टोटल 4 फॉर्म बनेगा। बात करोगे ग्लूकोज का, ठीक है, अगर बात करेंगे ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CH2, यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर CH2OH लिख दिया, CH2OH, HOH, HOH, OH, OH। HOH। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ये मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दिया। तो यहाँ पर देखोगे कितने कायरल सेंटर है, बताओ बेटा कितने कायरल कार्बन दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है बेटा कायरल है, तो चारों वैलेंसी अलग अलग होना चाहिए बेटा। कायरल मतलब चारों वैलेंसी अलग अलग। तो यहाँ पर हाइड्रोजन CH2OH, OH और ये ऊपर बड़ा सा ग्रुप अलग है। ये देखो यहाँ पर भी HOH, नीचे बड़ा सा ग्रुप, ऊपर बड़ा सा ग्रुप, दोनों अलग अलग। ठीक है, तो सब के सब क्या बेटा कायरल कार्बन। यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर n = 4 आ गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे? ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स होंगे? 16। ग्लूकोज को अगर तुम इस तरह रोटेट करके बनाओगे यहाँ पर, तो कितने कायरल कार्बन बनेगा बेटा? यहाँ पर 2 पावर 4, दैट इज 16। यहाँ पर टोटल 16 आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, ग्लूकोज का टोटल 16 आइसोमर पॉसिबल है। ओके, इतना समझ में आ रहा है बेटा? फॉर्मूला का यूज करना समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो आगे देखो, आगे हमें थोड़ा सा पढ़ लेना है कंपाउंड विदाउट कायरल कार्बन। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल विदाउट कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल सेंटर वाली तरह, विदाउट कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर नहीं होगा, उसके बावजूद मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नंबर 1 एलीन सिस्टम। ठीक है, तो जो एलीन है, एलीन देखो बेटा, जो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होता है, इस टाइप का कोई सिस्टम, इसको बोलते हैं एलीन। अगर यहाँ पर H, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर H है, ये होगा एलीन। ठीक है, तो इस टाइप का अगर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर तुम देखोगे कायरल सेंटर। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ पर कोई टेट्राहेड्रल सेंटर नहीं दिख रहा है ना? देखो ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज sp2, ये हो गया sp2 sp, ये हो गया sp2। ठीक है, तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है तो कायरल कार्बन नहीं होगा, कायरल सेंटर नहीं होगा। यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, तो अब इस सिस्टम में तुम कैसे देखोगे, यहाँ तुम कैसे बताओगे कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, याद रखो, है ना, कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर 1 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड इज इक्वल टू इवन। नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड इवन होना चाहिए। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 इंड सब्स्टिट्यूशन, इंड सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी डिफरेंट।
ठीक है, जो यहाँ पर एंड में ग्रुप लगा हुआ वो अलग अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर Cl ले लिया, यहाँ पर तुमने Br ले लिया, यहाँ पर तुमने H ले लिया, यहाँ पर तुमने Br ले लिया। ठीक है, अब देखो तुम्हें इंड को देखना है, इंड में जो दो ग्रुप लगा हुआ है ये दोनों अलग होना चाहिए। दीज टू मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, दीज टू मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, इस तरह से यहां पर भी these two must be different। तो अगर ये दोनों अलग अलग होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक और एग्जांपल देख लो, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। देखो 1 2 3 4, तो यहाँ टोटल 4 हो गया। 4 मतलब इवन होगा ना बेटा। यहाँ पर Cl, यहाँ पर H ले लो, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H ले लो। ठीक है, देखो यहाँ पर इंड पर दोनों ग्रुप अलग अलग है या नहीं? ClH, यहाँ पर ClH है। ठीक है ना, अलग अलग। तो बताओ बेटा ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? एक्टिव। ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, याद रखो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर तुमने ये लिया सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर है H, यहाँ पर हो गया Cl, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है Cl। अब बताओ ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? क्या होगा बेटा? इनएक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पर दो ग्रुप सेम हो गया देखो। ठीक है, ये दोनों सेम हो गया तो इनएक्टिव होगा। ये बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? इसको बताओ। इनएक्टिव। इनएक्टिव होगा। क्यों बेटा? क्यों मैं बोल रहा हूँ इनएक्टिव ही है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 1 2 3। ठीक है, 3 मतलब क्या हुआ? ऑड हुआ ना। ऑड मतलब क्या हुआ? इनएक्टिव। ठीक है, ठीक है, अगर ऑड आ रहा है तो ऑड वाले में क्या होगा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है सिस ट्रांसफर पॉसिबल होगा, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। याद रखो, अगर इस तरह से बोला जाए इवन है तो इवन वाला क्या होता है बेटा? नॉन प्लेनर। जो मॉलिक्यूल है वो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। और अगर ऑड है, अगर क्योंकि डबल बॉन्ड ऑड है, अगर ऑड आ रहा है तो ऑड क्या होगा बेटा? ऑड वाला क्या होगा बेटा? ऑड वाला प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। प्लेनर। ठीक है, प्लेनर। तो अगर क्योंकि डबल बॉन्ड ऑड आ रहा है तो ऑड मतलब प्लेनर होगा, अगर इवन आ रहा है तो नॉन प्लेनर होगा। तो ये एलियन सिस्टम है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा पैकेज दिया गया स्टडी पैकेज, उसमें ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, लेकिन इस पर फोकस मत करना क्योंकि क्वेश्चन अभी तक आज तक नहीं पूछा है। अभी तक हिस्ट्री में पूछा नहीं गया है, किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में नहीं पूछा है, तो नहीं पूछेगा, आगे भी नहीं पूछेगा। तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सबको? हाँ बोलो। पैकेज तो अभी तक मिले नहीं होगा सर। पैकेज मिलेगा, तुम यहाँ पर आकर ले सकते हो पैसा देकर। ठीक है, जो पैकेज है, पैकेज यमुना विहार आकर कलेक्ट कर सकते हो। उसका जो फीस है, फीस पेमेंट करके, और नहीं तो तुम इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। प्रिंट आउट सस्ता पड़ेगा, है ना। उस पैकेज का तो 300 रुपया दाम लिखा हुआ है, तुम इसका प्रिंट आउट निकाल लो। सर पैकेज तो ऑलरेडी पेड है हमारी। क्या पैकेज तो साथ में सर? अब
मुझे नहीं मालूम, तुम बात कर already लो, ठीक है, वहाँ पर बात कर लेना, ठीक है। मुझे नहीं मालूम कि अगर पेमेंट हुआ तो मिलेगा, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा। तुम्हारा कल अगर पेमेंट तुमने किया हुआ पहले से, पेमेंट हुआ है तुम लोगों का, तो कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सर सेंटर और सर खुल रहा है? नहीं, वहाँ पर सेंटर खुला नहीं है, स्टडी नहीं हो रहा है, तुम वहाँ पर मटेरियल ले सकते हो आकर यमुना विहार में। ओके सर, तो शहर चलेंगे आज। बात कर लेना सर। फोन पर है, तो तुम चलेगा, वहाँ पर कोई है नहीं, है ना। फोन पर बात कर लेना, सर मैं आ रहा हूँ, खुला है या नहीं खुला है, ठीक है, बात करके ओके सर। यस सर। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, ठीक है। एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो क्वेश्चंस है उसको मैं दे दूंगा, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्वेश्चन मिल जाएगा तुम लोगों को। ओके, बाय बाय, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।